हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने एम अपने गोल के प्रति काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी वॉर्स हुई। नंबर 1 वॉर थी 1965 वाली, नंबर 2 वॉर थी 1971 वाली। अब ये 1971 वाली वॉर को क्या बोला जाता है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम इसी टॉपिक को एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कन्फ्रंटेशन हुई, मतलब कि नियर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई। एक्चुअल में वॉर नहीं थी ये, ठीक है, पर आमना सामना था दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। टॉपिक का नाम है कारगिल कन्फ्रंटेशन। कारगिल एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो है ऐसा सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का आमना सामना हुआ, ठीक है, पर वॉर नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए 1999 की बात है ये कि जो इंडिया का जो बॉर्डर है जिसे बोलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर के अंदर 4 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर कुछ फोर्सेस जो हैं वो आके खड़ी हो गई, तैनात हो गई, ठीक है। वो 4 पॉइंट्स कौन से थे? मास्को, द्रास, कक्सर, बटालिक। ये 4 पॉइंट्स थे जहां पर मुजाहिदीन नाम की फोर्सेस जो हैं वो तैनात हो गई, ठीक है। तो ये फोर्सेस अपने आप को मुजाहिदीन करके बुलाती थी और इंडियन आर्मी को ये सस्पिशन था, ये एक तरह से उन्होंने ये चीज़ समझी कि इसमें जो है पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये पाकिस्तान की हैं। तो क्या हुआ कि ये आमना सामना शुरू हो गया था मई के अंदर और जून तक ऐसा होता रहा। मई जून 1999 के अंदर क्या हुआ कि ऐसे जैसे छोटी वॉर कह लो आप, ठीक है, ऐसे कन्फ्रंट्रेशन होती रही। जुलाई के अंदर इंडिया जो है उसने अपना ज़्यादातर एरिया जो है रिकवर कर लिया था। जहाँ जहाँ पर वो फोर्सेस तैनात हुई थी वो सारा एरिया रिकवर कर लिया था जुलाई 1999 के अंदर। अब ये जो समय था ये ऐसा समय था जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की अटेंशन थी। जैसे आज के समय में 2021 में आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के ऊपर क्या है, तालिबान का ऐसे ओवरटेक कर लिया है, तो सारा वर्ल्ड उसकी तरफ देख रहा है कि अब क्या होगा फ्यूचर में, है ना। तो इसी तरीके से जब ये कन्फ्रंटेशन चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब पूरा वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे डेंजर वाली फीलिंग आती है जैसे अभी आ रही है, वैसी फीलिंग आ रखी थी। अब इसका रीज़न समझिए आप, 1999 के अंदर तो ये सब कुछ चल रहा है, उससे एक साल पहले क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आई थी। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इंडिया और पाकिस्तान ने टेस्ट किए थे। अब देखिए जब कंट्री जो है अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रही है ना, वो दूसरी कंट्रीज को एक तरह से शो करती है कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरे पास कितने वेपन्स हैं और कितने स्ट्रांग हैं। तो पहले इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया था 1998 में, मतलब दोनों कंट्रीज के पास बहुत सारे वेपन्स हैं। सारा वर्ल्ड इस टेंशन में है कि अगर वॉर हो जाती है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इसलिए पूरा वर्ल्ड काफ़ी टेंशन में। परंतु इस इशू को सुलझा दिया गया, ठीक है, सारी फोर्सेस को भगा दिया गया। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में इसके बाद काफ़ी बड़ा जो है टर्न आएगा। क्या होता है कि जो पाकिस्तान है उनके जो चीफ हैं, ठीक है, आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जो भी कर रहे थे ना, मुजाहिदीन को इन्होंने भेजा था या जो भी कन्फ्रंटेशन हो रही है इसके बारे में जो PM जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो, उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्हें तो अंधेरे में रखा गया PM को, और कुछ समय बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर लागू कर दिया। मतलब इन PM को साइड कर दिया और खुद जो हैं एक्चुअल में PM बन गए, मिलिट्री लीडर बन गए पूरी कंट्री के, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट को संभाला, ठीक है। तो ये हो गया
कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इसे बोला जाता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके बाद हम एक एडेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया इजराइल रिलेशंस। ठीक है, इजराइल कंट्री है, आपको पता है। तो अब हम दोनों में क्या रिलेशंस हैं, मतलब इजराइल और इंडिया में क्या रिलेशंस हैं। देखिए कि ये जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपोज्ड था, ज़्यादा कोई ऐसे कनेक्शन नहीं था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, परंतु समय पर जो है, मतलब एक तरह से समय समय पर डेवलपमेंट्स होती गई जिसकी वजह से इजराइल जो है वो इंडिया का दोस्त बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं। ठीक है, कुछ बंधन हैं हिस्टोरिकली एंड कल्चरली, वो हम समझते हैं। हिस्टोरिकली ये देखिए क्या है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947, अफगानिस्तानी याद आ रहा है। इजराइल को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी वो थी 1 साल बाद 1948 के अंदर। ठीक है, तो अब ये आसपास इंडिपेंडेंट होने वाली कंट्रीज हैं। अब देखिए 1992 के अंदर क्या हुआ, मतलब जब सोवियत यूनियन टूट गया था उसके 1 साल बाद ऐसे कनेक्शन बनाते जाओगे ना तो ईयर्स याद करने में मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो 1992 के अंदर क्या हुआ, इजरायली एम्बेसी जो है वो इंडिया में आई। जैसे आपको पता है एम्बेसडर्स जो हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री में जाते हैं ताकि हम जो हैं बातचीत कर सकें। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के ऑफिसर्स जो हैं एक दूसरे की कंट्री में होते हैं। तो ऐसे ही इजराइल की जो एम्बेसी है वो इंडिया में आई थी। 1996 के अंदर जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी हमारी, तब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा नाता जो है वो जुड़ने लगा। 2017 के अंदर पीएम मोदी जो है आपको पता है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो इजराइल गए थे, तो उससे क्या हुआ, अच्छा रिलेशन। उसके 1 साल बाद जो है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इंडिया में आए थे। इसका मतलब क्या है, बातचीत हुई है ना, तो अच्छा रिलेशन बना है। सो दैट इज व्हाट इज हिस्टोरिकल टाई। ठीक है, कल्चरली क्या है, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं हम। ठीक है, सिक्योरिटी, हमने दोनों कंट्रीज ने कहा है कि सिक्योरिटी के मामले में हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। डिफेंस, काउंटर टेररिज्म करेंगे, मतलब आपकी कंट्री में हमारे द्वारा कोई टेररिज्म नहीं होगी, आपकी कंट्री द्वारा हमारी इजराइल के अंदर कुछ ना हो। ठीक है, स्पेस रिसर्च के अंदर चीज़ों को शेयर किया जाएगा। वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर जो है चीज़ों को शेयर किया जाएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द एडेड टॉपिक। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर हम जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। इसका क्या मतलब है कि देखो आपको पता होगा, साइंस में हम पढ़ते हैं कि एक एटम होता है, कोई भी चीज़ जो है बहुत सारे एटम्स से बनती है। ठीक है, अब इस एटम को देखें, ये बड़ा जो है वो एटम है, इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है, सेंटर का पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियर बोलते हैं। अब जब किसी कंट्री के पास एटॉमिक एनर्जी है सिर्फ, वो कम एक तरह से डिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, पर अगर उस कंट्री के पास न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले तो नेहरू जी क्या कह रहे थे, नेहरू जी कहते थे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ठीक है, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो शुरू करना है। 1940s के अंदर इन्होंने करा था। किसके अंडर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होमी जे भाभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है MCQs आने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, उस टाइम पे एटॉमिक एनर्जी जो है वो कराई जा रही थी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में डेवलपमेंट कराई गई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेहरू। ठीक है, न्यूक्लियर हमने नहीं करा जो कि ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा है वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी कैसी है, हम न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसके अंडर दूसरा पॉइंट आप जो बना सकते हो कि क्या हुआ था, आपको पता है आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ऑफ बुक नंबर 1 कि एक NPT नाम की एक ट्रीटी थी जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसकी फुल फॉर्म अभी वीडियो में आगे भी आएगी। ठीक है, वहां से देख लेंगे आप। अब ये जो NPT ट्रीटी है हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से बता देती हूँ। ये जो 1968 के अंदर ये एक ऐसी ट्रीटी थी। देखो इसमें क्या कहा, नॉन मतलब नहीं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब है हम न्यूक्लियर वेपन्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, अब
इसके लिए एक्सेप्शन है, सिर्फ 5 कंट्रीज जो हैं वो ऐसा कर सकती हैं, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन कर सकती है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को जितना चाहे उतना बना सकती है, बाकी सारी कंट्रीज नहीं करेंगी। ये उस टाइप की ट्रीटी थी जो कि ऑफर की गई थी 1968, ठीक है। तो वो है फ्रांस, यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना, ठीक है। तो आप इसे फूक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब हम करेंगे, कि ये जो 5 कंट्रीज हैं सिर्फ इनके पास अथॉरिटी है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगी, बाकी को नहीं है। तो जो सारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो इसे साइन कर दो। तो इंडिया ने कहा हम नहीं करेंगे, वी अपोज दिस ट्रीटी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये क्या कर रही है, 5 कंट्रीज को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रही है, बाकी सारी कंट्रीज को इनका क्या बना देगी, सबऑर्डिनेट बना देगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इंडिया ने कहा हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो 1964 अक्टूबर के महीने में चाइना ने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। 1964 मतलब 4 साल पहले एनपीटी के चाइना ने ऐसा किया था, तो चाइना भी इस लिस्ट में आ गया था। अब देखिए उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑयल शॉक के बारे में। ऑयल शॉक का क्या मतलब होता है कि जब ऑयल मतलब पेट्रोल वगैरह, ठीक है, जब इसकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाए या फिर इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ऐसा हुआ था 1973 में। क्यों हुआ था, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज में और इजराइल में एक वॉर चल रही थी। जब भी वॉर चल रही है तो क्या करेगी कंट्री, दूसरी कंट्री से पैसा लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे वेपन्स के ऊपर स्पेंड करना है। तो अरेबियन कंट्रीज ने क्या करा कि अपने जो ये वो करते हैं ना सप्लाई ऑयल, उसका दाम बढ़ा दिया, मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिए। अब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। और जब कम होंगे तो हम बोलेंगे डीफ्लेशन, ठीक है। ये थोड़े नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी कंट्री में भी इन्फ्लेशन आ गई, क्योंकि हम ऑयल तो वहीं से मंगवाते हैं अरेबियन कंट्री से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरी कंट्री में हमारी बहुत सारी एजिटेशन होने लग गई, ठीक है। हमारे रेलवेज वालों ने स्ट्राइक भी करी थी। उसके बाद देखो एक और डेवलपमेंट हुई मई 1974, ठीक है। मई 1974 में सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था इंडिया में। मतलब जैसे हम टेस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बनाने इससे पहले शुरू किए होंगे, और हमने टेस्ट सबसे पहले कब किया था, मई 1974। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये चीज इस टॉपिक में कैसे डाली है, किस कॉन्टेक्स्ट से डाली है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आ रहे हैं, एक और टॉपिक है हमारा इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। इसमें थोड़ी सी और पॉइंट जो है एडेड मटेरियल में ऐड हुए थे, वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। बुक में भी दे रखा था टॉपिक, और थोड़ा सा और भी ऐड करा था। तो देखिए क्या हुआ कि जो इंडिया है उसने कहा हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, दिस इज द फुल फॉर्म, ठीक है। तो एनपीटी को साइन नहीं करेंगे। सीटीबीटी एक ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसे भी नहीं साइन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था 1998 के अंदर हमने भी टेस्ट किए थे, हमने करे थे मई के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने। और जो आपके फर्स्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये करा था हमने, पर ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया ना, मई 1974 के अंदर किया था, फिर मई 1998 के अंदर भी हमने किया था। तो इंडिया को देख के पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करे, ठीक है। इसी की वजह से अब जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, आगे विजुअलाइज करो, ठीक है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो क्या होगा, दुनिया घबराने वाली है, ठीक है। अब हमने उस टाइम पे कहा कि हम ये पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर दूसरी कंट्री के पास है तो हमारे ऊपर हमला कर देगी, हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री को भी दिखे कि हाँ हमारे पास भी वेपन्स है, इसलिए दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला ही ना करे, ठीक है। दिस वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। अब देखिए हमने कहा कि वी विल नॉट
यूज इट ऑन द फर्स्ट हैंड, मतलब हम फर्स्ट टाइम पे, हम पहले व्यक्ति नहीं होंगे, हम पहला देश नहीं होगा जो वॉर को शुरू कर रहा होगा। सो हमने पॉलिसी बनाई नो फर्स्ट यूज। ठीक है, इसका मतलब है हम न्यूक्लियर डेटरेंस कर रहे हैं। डेटरेंस का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, थोड़ा याद करें क्या था। डेटरेंस क्या होता है? जब भी आपके दो कंट्री सोच रही हैं कि अगर हमने वॉर कर दी तो बचेगा कोई नहीं, जीतेगा कोई नहीं, इसलिए रहने देते हैं। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। तो न्यूक्लियर डेटरेंस की एक पॉलिसी थी जिसे नो फर्स्ट यूज बोलते थे, पर इसमें थोड़ा चेंज आया है। जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं, नए तो नहीं, अब काफ़ी साल हो गए हैं, 7-8 ईयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने थोड़ा चेंज किया कि इन्होंने कहा कि हम इस पॉलिसी को, अगर कुछ भी संकट आता है हमारे रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी पे, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कि अगर कोई हमारी रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ करना चाहेगा, ठीक है, कोई भी थ्रेट लाना चाहेगा, तो हम इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और हम जो हैं एनएसजी के बहुत कमिटेड मेंबर हैं। एनएसजी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, अब हमारा जो मेन आइडियोलॉजी था कि हम एनपीटी को साइन तब ही करेंगे, मतलब वैसे तो ये ट्रीटी ही पूरी डिस्क्रिमिनेटरी है, पर हम भी चाहते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन हो, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका ज़्यादा ऐसे हम फैलाएं ना, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ना करें, परंतु वो सभी के लिए इक्वल हो। ठीक है, वो ग्लोबल हो, सारी कंट्रीज करें, वेरीफिएबल हो, पता चले कि कोई कंट्री छुप के तो नहीं ये सब कुछ कर रही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है, एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ऐसा नहीं होएगा कि सिर्फ 5 कंट्रीज कर सकती हैं न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन, बाकी सारी नहीं करेंगी। तो ये हमारी मेन आइडियोलॉजी थी टुवर्ड्स द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का क्या मतलब है कि हम अपने हथियार कम करने की कोशिश करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे और बैन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, हैप्पी। ठीक है, खत्म होने वाला चैप्टर। अब देखिए क्या है कि शिफ्टिंग अलायंसेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब हमारी आइडियोलॉजी जो है टाइम चलते चलते हमारी चेंज हुई है। ठीक है, जब भी हम न्यूक्लियर पॉलिसी बनाते हैं हम 3 चीज़ों को देखते हैं हम इंडियंस। एक है नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा है हमारी बाउंड्रीज की इंटीग्रेशन, तीसरा है हमारी कंट्री की इंटीग्रेशन। सिमिलर सी बातें हैं तीनों, परंतु याद करने वाली हैं कि हम अपनी कंट्री का कोई भी पार्ट किसी और कंट्री में जाने नहीं देंगे। हम अपनी बाउंड्रीज को सही सलामत रखना चाहते हैं, चेंजेस नहीं लाना चाहते, एंड हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने फायदे के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, अपने फायदे के लिए मतलब पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, ये किसी एक पर्सन का फायदा नहीं है, किसी एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, चेंज कैसे आएगा। 1977 के अंदर क्या होगा कि हमारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब कांग्रेस से दूसरी गवर्नमेंट्स आएंगी। जैसे 1977 के अंदर जनता पार्टी आएगी। जनता पार्टी जो है अब क्या करेगी, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेगी। मतलब कि आपको पता है कि हम थोड़े झुकाव किसकी तरफ था हमारा। ठीक है, हम किसकी ज़्यादा भाव किसको देते थे, यूएसएसआर को। आपको इसके पीछे पता भी है कि फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन की थी 20 साल के लिए। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो अभी हमें किसी की तरफ तो जाना पड़ता ना, तो इसलिए हम यूएसएसआर की तरफ को गए थे। तो अब जनता पार्टी ने कह दिया कि अब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे, हम प्रो सोवियत नहीं रहेंगे। ठीक है, हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं। तो ये जो आपका कांटा उधर को गिर रहा है ना, ये जो बैलेंस, अब इसे बैलेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम प्रो सोवियत, प्रो का मतलब होता है किसकी तरफ हो, किसको ज्यादा फेवर करते हो, तो अब हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम यूएस की तरफ और चाइना की तरफ भी ज्यादा अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो यूएस, प्रो यूएस पॉलिसी जो हमने शुरू करी इन 1977, इसकी क्रिटिसिज्म की गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूएस क्या करता है पाकिस्तान को, हमें ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को यूएस जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरी चीज़ें जो है सप्लाई करता है। तो इसलिए कहा कि जो हमारे दुश्मन है उसी के साथ आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद 1990 के अंदर थोड़े चेंजेस आए। शिफ्टिंग अलायंसेस, अलायंस का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी। अब देखो 1990 का वो समय था जब आपका यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट करने वाला था, है ना,
और यूएसएसआर रशिया बनने वाला था। तो रशिया जब अब टूट गया, ठीक है, अब जब यूएसएसआर टूट गया इन 1991, तो जो रशिया है, आपको पता ही है यूएसएसआर जो है उसकी जगह रशिया देश ने ले ली थी। अब रशिया की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, रशिया लॉस्ट द ग्लोबल प्री एमिनेंस, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो अब हमने भी सोच लिया अब जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसे हम अच्छा फ्रेंड तो बना के रखेंगे, पर जो दूसरा बंदा जो हमारी हेजेमनी पावर है जो यूएस है उसके पास ज्यादा जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट था वो किस तरीके से था, दैट वाज इकोनॉमिकली डाइवर्टेड। हम इकोनॉमिकली चाहते थे यूएस के साथ जुड़ना, मिलिट्री बेसिस पे नहीं, ठीक है, हम इकोनॉमिकली ग्रो होना चाहते थे। तो अब क्या होता है, इस समय पे जो इंडो पाक रिलेशन है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन है, उसमें भी चेंजेस आ रहे थे 1990 के बाद, ठीक है। जैसे कि हम कल्चरली एक्सचेंज कर रहे थे, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हमने एक दूसरी के कंट्री में बस सर्विस जो है वो शुरू की थी कि इंडिया से पाकिस्तान बस जा सकती है, हम जा सकते हैं उधर को, उधर से लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। परंतु फिर 1999 के अंदर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो यही सब कुछ है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन बनाने की, ठीक है। तो ये सारा हमारा चैप्टर था। हमने चाइना के साथ कितनी वॉर्स हुई, पाकिस्तान के साथ वॉर्स हुई, हमारी पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।